नमस्कार दोस्तों, मैं बेनी सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस नॉलेजफुल वीडियो में। आज का वीडियो देख के आपको पॉइंट पता चलेंगे। जब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्यों रुपीज़ की वैल्यू रुपीज़ वर्सेस डॉलर की है, तो क्यों रुपीज़ की वैल्यू आज इतनी गिर चुकी है और गिर रही है करके। देखिए दोस्तों, एज अ डेवलपिंग कंट्री देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा इस वीडियो में बताने के लिए कि क्या वो चीज़ें थीं और क्यों हमारे रुपीज़ की वैल्यू कम होती गई, वो भी आज़ादी से लेके अभी तक की चीज़ें। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं 1947 में 1 US डॉलर इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज़ था। लेकिन 2022 आते आते आज 1 US डॉलर की कीमत अप्रॉक्स 75 रुपीज़ है। तो ऐसा क्या हुआ इन सालों में, इन सालों की स्टोरी क्या है कि एक एक वन वन था जहाँ पे एकदम इक्वल था, आज वहाँ पे 1 और 75 हो चुका है। आज़ादी के बाद से ऐसे कौन सी वो चीज़ें थी, कौन सी वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, आइए देखते हैं। तो हम ईयर वाइज जाएंगे 1951 से लेके 1960 तक। आप देखिए 1956 तक। देखिए, जब हम आज़ाद हुए, आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 150 साल राज किया है और उन्होंने हमको इतना लूटा है, इतना लूटा है, और बदले में दिया क्या है? गरीबी। यस, गरीबी वो सबसे बड़ी पहली पॉइंट थी। वो गरीबी, वो पॉवर्टी थी जिसके वजह से हम मतलब गरीबी के वजह से एक महंगाई ये सब आती गई है करके। फॉरेन ट्रेड उस समय नहीं था करके, बंद था, चालू होने वाला था ऐसा। हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बहुत ज़रूरत थी। हमारी जो पॉपुलेशन थी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ती ही जा रही थी। ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेस हमको करने थे। हमारे पास इनसफिशिएंट पैसा था, कैपिटल था, या फिर हमको एक मार्केट की लिमिटेशन भी थी। सो ये सारी चीज़ें आज़ादी के जस्ट बाद से हमें मिली थी। मार्केट भी आप जानते कितना बहुत गरीबी थी, बहुत हालात ख़राब थे देश के। और ये सब करते वर्ते क्या हो गया है, 1 US डॉलर की कीमत क्यों, ये आप जान रहे कि हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, चीज़ों को हमको लाना पड़ रहा है। तो 1 US डॉलर की कीमत 4 इंडियन रुपीज़, मतलब 1 US इज इक्वल टू 4 इंडियन रुपीज़। फिर आप 1960 से लेके 1970, ये जब दशक, ये जब डिकेड की आप जब बात करें, आप जानते हैं कि हमको दो लड़ाइयाँ करनी पड़ी है। एक हमें चाइना के साथ करनी पड़ी, एक हमें हमारी हमको अपने दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी पड़ी है। इन सब वारों के वजह से आप जानते हो, कोई भी देश अगर जंग में जाता है तो उसको कभी फ़ायदा तो होगा नहीं, उसको हमेशा क्या होना, नुकसान होने वाला है। उसके इकोनॉमी का नहीं होना है। बिकॉज देखो, जिस देश में लड़ाई हो रहा है वहाँ पे दूसरे इंडस्ट्री आके क्यों काम करेंगी, वहाँ का तो सब डिस्टर्ब ही रहेगा। वो सब चीज़ें, और 1966 से हमने वेपन्स को इम्पोर्ट करना चालू किया है उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये वार लेके क्या हो चुका है, 1966 आते आते 1 US डॉलर इज इक्वल टू 7 इंडियन रुपीज़ हो चुका है। देन 1970 से लेके 1980 के बीच में जो रुपीज़ की वैल्यू थी वो गिरते ही जा रही थी, US डॉलर ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। आवर इंडियन पॉलिटिक्स आर टोटली फेल्ड। जो एक इंजेक्शन देना चाहिए था ग्रोथ का, एक मतलब आगे बढ़ने का, इकोनॉमी के मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं करके। और जैसा हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए उस टाइम तक हमको दूसरे ही देशों पे डिपेंड होना पड़ता था। जैसे कि ऑयल के लिए हमें वेस्ट एशिया पे डिपेंड होना था, साउथ अफ्रीका, गोल्ड वोल्ड के लिए हमें साउथ अफ्रीका और दूसरे कंट्रीज़ पे। यूएस उस टाइम से टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे, तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए हम यूएस पे डिपेंड थे। साउथ ईस्ट एशिया फॉर वेजिटेबल ऑयल के लिए हम वहाँ पे उन पे डिपेंड थे। तो ये साल 1975 आते आते 1 US डॉलर इज इक्वल टू 9 रुपीज़ के आसपास हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, 1980 से लेके 99 तक हमारे उस टाइम के जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने वो जो मतलब फिर से वो जो है कि पॉलिटिक्स, एक जो लीडिंग मतलब जो उस टाइम जिसकी सरकार है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप ऐसे चीज़ें दो देश को जिसके वजह से क्या हो, डेवलपमेंट का जो चक्का है, पहिया है, बहुत तेज़ चीज़ें भागे। लेकिन ऐसा कुछ
हुआ नहीं है, या जो स्पीड से हुआ दैट वाज नॉट इनफ, वो सब हुआ। देन सेकेंड था उस टाइम में 80 से 90 के बीच में कपल ऑफ स्कैम वाज देयर, या देयर वाज बिफोर्स था, वहाँ पे IPKF था, देन शाहबानो केस था। ये सब चीज़ें ना क्या क्या, ऑल दिस ट्रबल रिजल्टेड सिंकिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन रुपीज़। और 1990 आते आते $1 जो है वो हो चुका है आपका 17.5। उसके बाद जब 1991 में PM नरसिम्हा राव थे, उस टाइम पे भी स्टेट का जो था इंडियन इकोनॉमी वाज इन स्टेट ऑफ ग्रॉस नेगेटिव में जा रहा था करके काफ़ी चीज़ें थी। ही टेक्स द इनिशिएट टू प्रोसेस ऑफ इंडियन ओपन इंडियन इकोनॉमी किया है उन्होंने, मतलब आई मीन उस टाइम ही जाके मार्केट रन हुआ है, FII आया है, FDI आया है। लेकिन ये सब चीज़ें करते हुए क्या हुआ है ना, जो फिजिकल डेफिसिट का जो बैलेंस है, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, आगे वाले वीडियोज़ में आपको मैं दिखाऊंगा आगे वाले स्लाइड में, या फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या वो बढ़ता ही गया है करके। और उस टाइम में भी आते आते क्या हुआ है, $1 की कीमत 22-23 रुपये तक हो चुकी है करके। और इन सब चीज़ों में और एक फैक्टर था कि देखिए जब आप इतने साल जाएंगे ना, देर वाज अ इकोनॉमिक क्राइसिस, और भारत ने भी दो बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस झेले हैं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। वन था 1966 में एक क्राइसिस, हमारी आज़ादी मतलब हमारी इकोनॉमी झेला, एक 1991 वाला इकोनॉमिक क्राइसिस हमने झेला है करके। और उसके वजह से ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन चलती रही हैं। और आप देखेंगे सडनली जहाँ पे 90s में ये था, लेकिन 2016 आते आते अचानक से 67 रुपीज़, बीच में और चीज़ें थोड़े थोड़े होती गई हैं, लेकिन 2016 तक 67। आज 2022 में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो चुका है, वहाँ पे आज $1 की कीमत 75 रुपीज़ हो गई है। एक चीज़ काफ़ी हमें नोटिस करनी चाहिए, अमेरिका भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज उसका ही तो $, है। लेकिन उसके अमेरिका, आप अमेरिका हैज़ स्टॉप इवेल्यूएटिंग इट्स डॉलर विथ गोल्ड 70 ईयर्स। हम सब जानते हैं कि अमेरिका कैसा है, वो लीडिंग कंट्री है। उसने गोल्ड के बदले जो एक रहता है पॉलिसी, गोल्ड उतना ही आपका आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन वो सब अमेरिका ने ऑलरेडी छोड़ चुका है। अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्स पेट्रोल भी है। सो द वैल्यू ऑफ डॉलर इज़ गिवन बाय द पेट्रोल। उसके जो डॉलर को जो एक स्ट्रेंथ देता है, जो बैकअप दे रहा है, उनका पेट्रोल भी है। उनको कभी करने देता ही नहीं है किसी भी मॉनेटरी फंड को कि भाई कितना सोना आपके पास बचा है, क्या है करके। अरे राजा, उसको ऑलरेडी पता चल गया था पेट्रोल इज़ इक्वली वैल्यूबल एज अ गोल्ड, या उससे भी आज के डेट में किसी भी वैल्यूबल मेटल से इससे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, पेट्रोल, आई मीन क्रूड ऑयल। सो अमेरिका ने क्या किया, ही मेड ए एग्रीमेंट विथ ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। उसने सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भाई आप जो भी क्रूड ऑयल बेचोगे ना, वो डॉलर्स में बेचो, वो डॉलर्स में बेचो। तो आज के डेट में वी नो दैट कि जो कोई भी एक आप फॉरेन कंट्री के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, तो जो भी डील होगा, जो लेन देन होगी, वो होगी डॉलर्स में। वो अमेरिका ने काफ़ी चालाक था, उसने बहुत पहले ही ये सारे षड्यंत्र करके रख चुके थे अपने डॉलर को ऊपर ले जाने के लिए, ये ऑलरेडी करके रखा था। अभी ये देखिए, गोल्ड रिजर्व बाय द कंट्रीज़, हम जानते हैं कि मेन जो बैंक रहता है रिस्पेक्टेड कंट्रीज़ का, उसके पास जितना गोल्ड है आप उसी हिसाब से पैसा छाप सकते हो। तो ये गोल्ड का मैं क्यों दिखा रहा, आगे आपको बताऊंगा। यूनाइटेड स्टेट ऐसे 11 कंट्रीज़ हैं। यूनाइटेड स्टेट के पास आज के डेट में 8,000 टन से भी ज़्यादा सोना उनके बैंक में पड़ा है। जैसे कि हम 10 नंबर पे हमारा इंडिया है, प्यारा भारत, उसके RBI के पास है 744 टन सोना उनके पास है। लेकिन अभी आगे वाला ये जब देखेंगे, देखिए भारत में हमारे पास है 744 ओनली, लेकिन पर ईयर एज एन एवरेज अब देख लेंगे कि हमारा इंडिया इंपोर्ट करता है 800 से 900 के बीच में, एवरेज निकालेंगे इतना टन सोना हम लोग क्या करते
फॉरेन कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और जब आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो पैसा जा रहा है जिस देश को जाएगा, वो रुपीज़ में नहीं जाएगा, वो जाएगा डॉलर में ना। और वो जो गोल्ड है वो हमारे आरबीआई के पास नहीं आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास, मतलब इंडियन के हाउस होल्ड जो लोग हैं, माता हैं, बहनें हैं, या फिर हम लोग जो है उनके पास। आप जान के ताज्जुब हो गए दोस्तों कि भारत में ऑलमोस्ट एक रिपोर्ट के हिसाब से 22,000 टन, 22,000 टन्स गोल्ड है, जिसमें से 18,000 टन, ठीक है, वो है हाउस होल्ड। 18,000 टन्स, 18। अमेरिका के पास है 8,000 टन, हमारे हाउस होल्ड लोगों के पास है 18,000 टन अभी तक। एंड दैट वैल्यू ऑफ दैट 11% ग्लोबल स्टॉक वैल्यू उसका होगा, पकड़े $950 बिलियन आज के डेट में, और बढ़ ही गया है उसका रेट। और जो हमारे टेम्पल है, हमारे टेम्पल के पास आज के डेट में रहेगा कम से कम 3,500 से 4,000 टन सोना। तो आप टोटल मिला ले तो 22,000 टन, उससे ज़्यादा ही होगा, प्लस माइनस कर लीजिए। वो है इंडिया के पास, लेकिन इंडिया के आरबीआई के पास नहीं है, वो भारत के लोगों के पास है। तो उसकी वैल्यू बेचने पे मिलेगी, लेकिन उसको देश को इस समय कुछ अभी तक के लिए फ़ायदा नहीं है। एक है क्रूड ऑयल का दोस्तों, आप देखो हर एक कंट्री को अपनी इकोनॉमी चलाने का, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत 100 के पार हो गई। क्यों हो गई भाई? हमारा कंजम्पशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है लोगों के, मतलब कोविड और सब है, लेकिन चीज़ें क्या है, अगर आप भारत का देख रहे हो कि 4,000 बैरल पर डे यूज़ करता है, और वो सब 4,000 बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल है, उसमें से देश में बहुत कम क्रूड ऑयल हमको मिलता है, बाकी सब हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसा ऑलरेडी बताया, उन सब के पैसे आपको देने पड़ते हैं डॉलर में। तो कंट्री करेगा क्या करके? फिर हम डिफेंस का, मैंने एक पॉइंट डाला, देखो डिफेंस पे तो डेफिनेटली हम सबको नाज है, हमारे आर्मी पे, उस पर कोई हमको डाउट नहीं है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। पर जो हमारा, मतलब हम जीडीपी का इतना परसेंट, 2.9%, या फिर प्लस माइनस डेफिनेटली हो सकता है अभी का डेट में लेके, जो हम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राफेल लेके आते हैं, हम दूसरे अमेरिका से लेते हैं S-400 टैंक, हम रशिया से लेते हैं, हम जापान से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ें दूसरे से ले रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब इंपोर्ट करोगे तो पैसा बाहर जाएगा दोस्तों, और वहाँ पे होता है फिजिकल डिफिसिट। एक डेटा आप मान लीजिए, एक फैक्ट मान लीजिए कि पर ईयर इंडिया इंपोर्ट गोल्ड नियर अबाउट 850 to 950 टन्स, ठीक है, 800 से 900 टन के बीच में हम गोल्ड क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पैसा किस में दोगे आप रुपीज़ में नहीं दोगे, जिस कंट्री से लोगे आप उसको दोगे डॉलर में। पर डे इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज़ 4,33,000 अप्रोक्स बैरल टू हम अभी यूज़ करते हैं। उसका पैसा किस में देना है, हमको देना है उसका पैसा डॉलर में। इंडिया इंपोर्ट $8 485 बिलियन एंड एक्सपोर्ट $300 बिलियन। ये बताओ, देखियो आप 500 बिलियन का आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, चीज़ें ले रहे हो, लेकिन उसको दे लेकिन आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, सिर्फ 300 बिलियन का। तो ऑफकोर्स देर इज़ ए फिजिकल डिफिसिट ऑफ 200 150, इस हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है। वो चीज़ें जब बढ़ेंगी, जब आप एक्सपोर्ट बढ़ा दोगे ना, तो आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी के डेट में है नहीं। एक डेटा के हिसाब से हम 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपीज़ फॉर फॉरेन प्रोडक्ट हम इंडियन खर्च करते हैं। मतलब वो कॉस्मेटिक की चीज़ें हो जाएंगी, वो स्नैक्स हो गया, वो टी हो गया, और जो बेवरेज हो गया जो हम इतने चाव से पीते हैं, वो सब फॉरेन कंपनीज़ है। वो पैसा उनको जाता है, हम खरीदते तो इंडियन रुपीज़ में, लेकिन वो जाता है फिर उनको, उनके जो मेन कंट्री है उनको जाता है वो डॉलर के रूप में। सो ये मैं पॉइंट नोट, देर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं कि यही है, बट दिस पॉइंट्स आई थिंक सो काफ़ी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारी रुपीज़ जो है ना वो गिरती हुई चली गई। इसलिए आप देख रहे हैं कि जब से अभी नई सरकार आई है, जो पिछली सरकारें हैं, वो मेक इन इंडिया पे क्यों जोर दे रहे हैं? रोज़गार के साथ साथ ये चीज़ें हैं कि जब देश में बनेंगी, देश में पैसा रहेगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे और अपनी वैल्यूज़ बढ़ाते हुए जाएंगे करके। तो ये सारे फैक्टर थे।
दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द ये नॉलेज के पर्पज़ से, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं है, क्लेम नहीं है। आप ऑफ कोर्स आई होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।